हेलो एवरीवन। तो हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पर शंकरन है और ये इतनी सोच में इसलिए पड़ गया है क्योंकि जैसे ही ये सुबह उठता है तो क्या देखता है कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एकदम रेडी बैठे हुए हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं कहाँ जाने के लिए, वोट करने जाने के लिए। ठीक है, अब ये सोचता है कि भाई वोट करने ही तो जाना है, इतनी बड़ी कौन सी बात है कि इतनी एक्साइटमेंट हो रही है उसके लिए। तो उसने एकदम इम्पेशेंटली, उसे रहा नहीं गया तो उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, भैया आप इतने एक्साइटेड क्यों हो, वोट देने ही तो जा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा आज हम हमारे रूलर्स को चुनने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारे लिए ये काफ़ी आम बात लगती होगी कि ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक समय होता था जब लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता था। तो बहुत सालों पहले इन राजाओं को किस तरीके से चुना जाता था और किस तरीके से किंगडम्स शेप लेते थे, वही सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लीडर्स या रूलर्स को चुनने की जो प्रथा है ये अभी कुछ सालों पहले यानी 50 साल या उससे आसपास ही शुरू हुई है। राइट, इससे पहले ऐसी कोई डेवलपमेंट्स हुई नहीं थी, है ना। काफ़ी देशों में तो कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो वोट दे पाते थे। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि जो राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था वो बहुत ही सिंपल राजा होते थे, है ना। वो शानो शौकत से नहीं जीते थे, उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी, एक सिंपली इंसान को चुन लिया जाता था एज लीडर। लेकिन 3000 साल पहले हमने इस प्रथा में कुछ चेंजेस होते हुए देखे। हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, वैदिक काल था वो। ठीक है, वैदिक काल में राजा बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो राजा की परिभाषा ही बदल जाती है। अब वो शानो शौकत वाला बन जाता है, उसको पूजा जाता है, उसकी एक आर्मी होती है और बड़े ही आन बान शान से वो जीता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बड़े बड़े यज्ञ करवाकर, बड़े बड़े यज्ञों को ऑर्गेनाइज करवाकर कुछ लोग एज राजा रिकॉग्नाइज होने लगे। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, दिखावा थोड़ा करेंगे, अपनी शानो शौकत दिखाएंगे, अब आपको उसी तरीके से पहचाना जाएगा। इन्हीं यज्ञों में से एक यज्ञ जो बहुत ही बड़ा यज्ञ माना जाता था वो था अश्वमेध का यज्ञ, यानी एक हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, इसका जिक्र आपने रामायण में भी सुना होगा या देखा भी होगा अगर आपने रामायण सीरियल को देखा है तो। ठीक है, देखिए इस यज्ञ में क्या किया जाता था, एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा है वो राजा अपने गार्ड्स भी उसके साथ भेजता था ताकि नज़र बनाए रखी जाए। राइट, अब अगर वो हॉर्स किसी किंगडम में चला जाता था तो उसे रोका जाता था, और अगर आपने रोक दिया तो इसका मतलब आप उस राजा की सेना से लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यू कैन फाइट विद दैट आर्मी, आप में इतना दमखम है। लेकिन अगर उसको अलाउ कर दिया गया, पास होने के लिए कर दिया गया, उसको नहीं रोका गया, इसका मतलब क्या है, वो किंगडम जो है वो ये मानता है कि जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते, वो उससे लड़ना हमारे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे राजाओं को उस यज्ञ में न्योता दिया जाता था कि भाई ठीक है आप हमसे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप इस यज्ञ में हमारे मेहमान ज़रूर बन सकते हैं। और ये जो यज्ञ होता था ये स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट यानी बहुत ही ट्रेंड पंडितों द्वारा इसको किया जाता था, और फिर उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए जाते थे। और जो राजा उस यज्ञ को ऑर्गेनाइज करवाता था वो बहुत ही पावरफुल माना जाता था और हर तरफ से उसके लिए बेशुमार गिफ्ट्स वगैरह लाए जाते थे। इन सारे रिचुअल्स और यज्ञों में जो सेंट्रल फिगर होता था वो कौन था, राजा। उसी को फोकस में रख के सारी चीज़ें की जाती थी। उसको एक स्पेशल सीट दी जाती थी, एक सिंहासन होता था जिस पे शायद टाइगर स्किन बिछाई जाती होगी, जैसे हम आमतौर पर नहीं सीरियल्स वगैरह में देखते किस तरीके से राजा एक बड़ी सी सिंहासन पे बैठता है ना। उसके साथ उसका एक चैरिएटर कौन होता है, सारथी। ठीक है, सारथी यानी जो रथ चलाता है, जैसे महाभारत में हमने देखा ना अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण भगवान थे। तो इसी तरीके से जब एक राजा लड़ाई करने जाता था तो उसके कारनामों का कोई एक विटनेस अगर होता था तो वो कौन था, उसका
सारथी, चैरिएटर। फिर यही इंसान बाकी लोगों को जाके बताता था कि भाई किस तरीके से हमारे राजा ने कितनी वीरता से लड़ाई को लड़ा, और उसकी ग्लोरी में खूब अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाया करता था। राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ या उसके जो बेटे होते थे, उनको और दूसरे दूसरे रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे। और इसके अलावा जो दूसरे राजा होते थे वो सिंपली एज स्पेक्टेटर्स यानी एक ऑडियंस की तरह बैठ जाते थे इन सारे रिचुअल्स को देखने के लिए कि किस तरीके से एक बड़े राजा का महिमा मंडन किया जा रहा है। जो प्रीस्ट होते थे, पंडित होते थे, वो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और जो राजा होता था उस पर शुद्ध पानी, एक पवित्र पानी को छिड़का जाता था। और जो दूसरे ऑर्डिनरी लोग होते थे, ऑर्डिनरी लोगों को क्या बोला जाता था? विश या वैश्य। वो भी इस राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते थे अपनी अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन उस समय में जिनको थोड़ा सा बाहर रखा जाता था इन चीज़ों से, वो थे शूद्र, क्योंकि उनको कोई भी ऐसे रिचुअल में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए यहाँ पर वर्ण सिस्टम की बात की गई है, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया। जैसे पिछले चैप्टर में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, है ना। अब ऋग्वेद के अलावा बाकी जो ये वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये बाद में कंपोज हुए हैं, इसीलिए इनको लेटर वैदिक पीरियड की बुक्स कहा जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो प्योरली वैदिक काल की बुक है, और जो ये तीनों हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको लेटर वैदिक पीरियड की बुक्स कहा जाता है। ये भी ऐसे ही प्रीस्ट के द्वारा ही बनाई गई थी, और इनमें काफ़ी सारे रिचुअल्स की जानकारी दी गई है। ऑल्सो इसमें जो सोसाइटी के जो रूल्स बने हुए थे, कैसे कैसे रूल सोसाइटी फॉलो करती थी, उसके बारे में भी जानकारी इन वेदों में है। अब बहुत सारे ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया था, राइट, जैसे कि वॉरियर्स है, प्रीस्ट है, फार्मर्स हैं, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, जो जो तबके के लोग होते थे उस समय पे, सारे लोगों को एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और इसी तरीके से एक वर्ण सिस्टम भी उपयोग में आया। वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो पहला वर्ण जो है वो ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था कि वेद के बारे में नॉलेज देना, पढ़ाना, जो भी सारे यज्ञ हैं उनको परफॉर्म करना, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स उनको इसके बदले मिला करते थे। दूसरा वर्ण जो था वो था क्षत्रियों का। क्षत्रियों का क्या काम था? बैटल्स में लड़ना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। तीसरा वर्ण था विश्व या वैश्य लोगों का। अब ये वैश्य क्या थे? तो जो फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स थे, स्पेशली ट्रेडर्स, ठीक है, जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे, उनको वैश्य कहा जाता था, जो हिसाब किताब वाला काम संभालते थे। तो दोनों क्षत्रिय और वैश्य ये भी यज्ञों में पार्टिसिपेट कर सकते थे या परफॉर्म भी करवा सकते थे। चौथा जो वर्ण था वो, उसको नाम दिया गया शूद्र, और जो पहले के 3 वर्ण के लोग थे, इन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादती सहनी पड़ती थी। तो बहुत बुरी तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जाता था, कोई भी यज्ञ में इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। और जो औरतें थीं, वुमेन को भी इसी कैटेगरी में रखा था। तो वुमेन और शूद्र ये जो थे, ये वेद को नहीं पढ़ सकते थे, इनको हर चीज़ से अलग ही कर दिया जाता था। तो वर्ण सिस्टम का काफ़ी अपोजिशन भी हुआ। किंग अपने आप में भी ये समझते थे कि हम किसी वर्ण को नहीं मानेंगे, हम प्रीस्ट से भी ऊपरी दर्जे पर आते हैं, और कुछ को लगता था कि वर्ण सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ऐसे सारे तबके के लोगों के जो काम है वो बांटने नहीं चाहिए, और कुछ को ये सही भी लगता था। खैर ये उस समय की बात थी, लेकिन वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और वेदों के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई हैं, यानी वेदों में इन चीज़ों का जिक्र है, इसीलिए हमें ये पता चला है। हमारे लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से कुछ चेंजेस आए। ये चेंजेस क्या हैं? देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था? जन, है ना। कोई भी एक लीडर है तो वो किसका प्रतिनिधि होता था? एक जन का, एक समूह का, ग्रुप का, राइट। अब क्या हो गया है? जो किंग का जो दायरा है वो बढ़ गया है। अब वो जन का किंग नहीं है, वो जनपद का किंग है। वो कैसे? जितना बड़ा यज्ञ कोई राजा करवाता था, अब वो राजा उतने ही बड़े एरिया का राजा कहलाने लगा, ठीक है। उस बड़े एरिया को नाम क्या दिया गया? जनपद, ठीक है। जनपद का मतलब क्या है? वो धरती जहाँ पर जन ने, यानी लोगों ने अपने पाँव रखे हैं और वहीं पे वो सेटल हो गए हैं। तो पहले जो एरिया इतना था, अब सोचिए वो और बड़ा हो गया।
आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सकवेशंस की हैं इस तरीके के जनपद में, जैसे कि पुराना किला जो दिल्ली में है, बहुत फेमस है ना। हस्तिनापुर जो मेरठ में है, और हस्तिनापुर की क्या कहानी है, महाभारत वाली कहानी है, ठीक है। और उसके अलावा अतरंजी खेरा भी है नियर इटा, जो उत्तर प्रदेश में है अब, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या पाया कि इस काल में जो लोग थे वो हट्स में रहा करते थे, और उनकी कैटल भी होती थी और दूसरे एनिमल्स भी होते थे। इसके अलावा वो क्या कौन से क्रॉप्स उगाते थे, तो राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे और मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स वो उगाया करते थे। और वो लोग अर्दन पॉट्स बनाया करते थे, जिसको क्या नाम दिया गया, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर। ये कौन से काल में मिलता है, लेटर वैदिक काल। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज़ लेटर वैदिक पीरियड, राइट। वो ग्रे कलर में होता था, इसलिए उसको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाने लगा। और जो दूसरे होते थे, और भी पॉट्स होते थे, और वो रेड कलर में होते थे। एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी थी जो हमने अभी जिसका नाम देखा, वो था क्या, पेंटेड ग्रेवेयर। इनकी डिज़ाइंस में सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इंक्लूडेड हुआ करते थे, ठीक है। देखिए पहले हमने जन के बारे में पढ़ा है ना, फिर हम आए कहाँ पर, जनपद पर। अब हम जनपद से और भी आगे बढ़कर आ जाएंगे महाजनपद, ठीक है। महाजनपद, जनपद में भी जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी उनको महाजनपद कहने लगे अब, राइट। और ये चेंजेस आए करीब 2500 ईयर्स अगो। तो ये सारी वो महाजनपद हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, गंधार, देखिए नॉर्थ वेस्ट में है, और देखिए अफ़गानिस्तान के पास ये थोड़ा सा आता है, और इसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला। और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाणक्य इससे रिलेटेड हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इससे रिलेटेड हैं, तो पूरे मौर्य काल में ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है ये महाजनपद, ठीक है। इसके अलावा कुरु महाजनपद था, जिसकी कैपिटल कौन सी थी, हस्तिनापुर, वही कौरव पांडव, ठीक है, महाभारत याद कर लीजिए, यही वो हस्तिनापुर है। और अब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद था, मैं जूम कर देती हूँ, कौन सा था वो, मगध, ठीक है। मगध की पहले राजधानी क्या थी, राजगृह, राजगृह उसकी कैपिटल थी, बाद में बदल के पाटलिपुत्र यानी पटना हो गई थी। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थी वो कौन सी थी, वज्जी, इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, अगेन बिहार, ठीक है, दोनों ही बिहार में हैं। इसके अलावा अवंती, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद है, इसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन, एमपी में है ये, ठीक है। तो ये कुछ महाजनपद हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, और आप देखेंगे ये सारे के सारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में है ना, नॉर्थ इंडिया में ये कवर कर रहे हैं सारे के सारे। साउथ इंडिया में कोई ऐसी खास महाजनपद नहीं है। इनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, और इनको प्रॉपरली फोर्टिफाई किया जाता था, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरे एरियाज़ के आसपास वॉल्स बनी हुई थी ऑफ वुड, ब्रिक्स या स्टोन की, और इस तरीके से उनको सिक्योर किया गया था। अब फोर्ट्स बनाने का क्या रीज़न होता होगा, सीधी सी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे राजाओं के अटैक से डरते होंगे, है ना। तो ऐसे अटैक्स से बचने के लिए इस तरीके की फोर्टिफिकेशन की जाती होगी। इसके अलावा राजा को ये भी दिखाना होगा कि देखिए हम कितने रिच हैं और हम इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, और हम हमारी सिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी थे उनको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था इस तरीके के फोर्टिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि देखिए आने जाने में भी फिर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई इसी लैंड का कोई इंसान बाहर जा रहा है, तो उस तरीके से भी नज़र रखी जा सकती थी, इसलिए कंट्रोल करना ईजी हो जाता था। और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना यानी कि बहुत सारी प्लानिंग लगती होगी इसके लिए, और बहुत ही भारी मात्रा में ब्रिक स्टोन्स को यूज़ किया जाता होगा, प्रिपेयर किया जाता होगा। अब इन चीज़ों के लिए क्या लगता होगा, ऑफ कोर्स इनॉर्मस लेबर, काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी इसके लिए लगते होंगे, तो काफ़ी सारा खर्चा राजा के द्वारा इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता होगा। और इस लेबर में सब शामिल होते थे, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सब लोग।
इतनी बड़ी वॉल्स बनाई आपने, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको आर्मी भी चाहिए ना, फिर तो आपको आर्मी रखनी पड़ेगी। इसीलिए राजाओं ने फिर आर्मी रखनी शुरू कर दी, उनको सैलरीज़ देनी शुरू कर दी और उनको रेगुलर सैलरीज़ मिलती थी। और कुछ पेमेंट्स जो होती थी उनको कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स के द्वारा भी किया जाता था, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं किस तरीके से राजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच गया है और इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ रख रहा है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए, पैसे भी तो चाहिए ना। तो और इनको मेंटेन करके भी रखना है, जो सोल्जर्स उसने लगाए हैं उसको सैलरी भी देनी है। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? एक लौता हथियार है गवर्नमेंट के पास, वो है क्या, टैक्स, है ना। आखिर में ये सारी चीज़ें वसूली जाएंगी ऑर्डिनरी लोगों से ही, आम लोगों से ही। तो यहाँ पर भी टैक्सेस लिए जाते थे। तो राजा क्या करते थे, जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड होने की बजाय अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये सब मेंटेन करना है तो रेगुलर टैक्सेस हमें लेने पड़ेंगे। तो किस आधार पे वो लेते थे, देखिए। सबसे पहला क्या था, क्रॉप्स पे जो टैक्स लगाना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसी से उनको सबसे ज़्यादा पैसे आते थे, रेवेन्यू मिलता था। तो ये फार्मर्स द्वारा दिया जाता था मोस्टली। और ये टैक्स कितना होता था, 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड, है ना। पूरे प्रोडक्शन का 1/6 भाग उनको एज टैक्स देना पड़ता था। दूसरा टैक्स किस पर था, क्राफ्ट्स पर्सन्स पे था। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टैक्स देना है तो आपको पैसे के ही रूप में कुछ देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिया जाता था, क्रॉप्स दिए जाते थे ना, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वही टैक्स के रूप में वो दे देते थे। तो क्राफ्ट पर्सन क्या, लेबर के फॉर्म में अपना टैक्स दे देते थे। ठीक है, कि चलिए कुछ बनवाना है, कहीं पे उनके बनाई हुई कोई चीज़ काम में आ सकती है तो वो उन्होंने ऐसे ही बना के दे दी। राजा को अगर किसी खास टाइम पे उसकी ज़रूरत है तो वो अपनी जाके सर्विस वहाँ पे दे दे, तो यही उसका टैक्स हो गया। थर्ड टैक्स था हर्डर्स के द्वारा। ठीक है, वो किस रूप में अपना टैक्स पे करते थे, एनिमल्स या एनिमल से जो कुछ भी प्रोड्यूस होकर उनको प्राप्त हुआ है वो दे के अपना टैक्स वो भरते थे। नेक्स्ट क्या था, जो भी गुड्स वगैरह लाए जा रहे थे या बेचे जा रहे थे उसके बदले में जो मिलता था उसको भी टैक्स के रूप में देना पड़ता था। लास्टली जो हंटर्स गैदरर्स थे उनको भी राजा को टैक्स देना पड़ता था एज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते थे। तो जो वो दे सकते थे फॉरेस्ट में से जो चीज़ राजा के काम आ सकती थी वो एज टैक्स दे दी जाती थी। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस आए, तो चलिए हम वो देख लेते हैं। देखिए, दो मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में। सबसे पहला तो ये था कि आयरन प्लाउशेयर का यूज़ अब बढ़ने लगा। पहले क्या यूज़ होता था, वुडन प्लाउशेयर यूज़ किया जाता था। अब आयरन प्लाउशेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, हल अगर आप यूज़ कर रहे हैं आयरन से बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जो हैवी क्ले सॉइल होती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अब टर्न कर सकते हो, है ना। वुड में ज़्यादा ज़ोर आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो आयरन प्लाउशेयर होगा उसकी मदद से आप कितनी ही भारी मिट्टी होगी आप उसको टर्न कर सकते हो। तो ये तो पहला चेंज था। और दूसरा चेंज क्या था, अब लोगों ने पैडी क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। इसका मतलब क्या है, देखिए, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन दी ग्राउंड, है ना, सिंपली आपने सीड स्कैटर कर दी ज़मीन में, इसका मतलब क्या है, वो तो कहीं भी उगेगा ना फिर पौधा, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं उगेगा। और इसका मतलब क्या है, अब काफ़ी कुछ इसमें वेस्टेज की भी संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसकी जगह लोगों ने कैसे उगाना शुरू किया क्रॉप्स को, सैपलिंग्स के द्वारा। पहले उसकी छोटी छोटी सैपलिंग्स बनाई और फिर उसको फील्ड में प्लांट किया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और बहुत सारे प्लांट्स सर्वाइव हो सके। आप ऐसे ही स्कैटर कर दोगे तो वो तो अच्छे से उग ही नहीं पाएंगे, है ना, कुछ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप प्रॉपरली सीक्वेंस में अगर आप छोटा सा सैपलिंग लेके उसको फील्ड पे प्लांट कर रहे हो तो वो और अच्छे तरीके से उगेगा और अच्छी प्रोडक्शन दे पाएगा। ये जो काम है, अब ये कौन लोग करते थे, तो जो स्लेव मैन एंड वुमेन होते थे वो ये काम करते थे। और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे वो भी ये काम करते थे। उनको क्या बोला जाता था, कमाकरास। ठीक है, क्या बोला जाता था, कमाकरास बोला जाता था, राइट। मगध अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महाजनपद बन के उभरा। सारे महाजनपदों में से ये सबसे टॉप पर उभर के आया। और हम जानते ही हैं कि अशोका द ग्रेट वो यहीं के रूलर थे, तो वैसे ही पुराने टाइम से ही मगध की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी।
देखिए किन चीज़ों ने मगध को महाजनपद बनाया। तो यहाँ से काफ़ी सारी रिवर्स गुजरती थीं, जिसमें से गंगा और सोन नदियाँ भी थीं। इसके वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज और फर्टाइल लैंड बनने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स मगध के फॉरेस्टेड थे, है ना, क्योंकि पानी इतनी अच्छी तरीके से मिल रहा है तो फॉरेस्ट भी वहाँ पर ग्रो हो सके। और एलिफेंट्स जो थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो भी कैप्चर किए जा सकते थे आर्मी के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट अपने आप में ही एक रिसोर्सेज का भंडार है, तो हमें वुड वहाँ से मिल जाती थी, जिसकी वजह से घर बन सकते थे, कार्ट्स बन सकते थे और चैरियट्स बन सकते थे, रथ बन सकते थे। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर आयरन और माइंस भी थी। हमने देखा ना, आयरन प्लाउशेयर को यूज़ किया जाता था, तो आयरन और माइंस होने की वजह से आयरन से बनी हुई चीज़ों को भी यूज़ किया जाने लगा, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स हम बना पाते थे। देखिए मगध की जब हम बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इनिशियल फेज़ में। ठीक है। वो कौन थे, एक बिंबिसार और अजातशत्रु। ये दो बहुत ही अच्छे रूलर्स थे और इन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की कि दूसरे जनपदों पर भी अपना कब्ज़ा जमाया जाए, उनको कॉन्क्वर किया जाए। इसके बाद फिर नंद डायनेस्टी आ गई। ठीक है। नंद, उसके सबसे बड़े रूलर थे महापद्मनंद। ठीक है। महापद्मनंद बहुत ही अच्छे रूलर थे और इनकी ही कोशिशों से इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक एक्सटेंड भी किया। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट तक ये पूरा एम्पायर फैला हुआ था। बाद में इनके जो बेटे थे धनानंद, वो इतने कुछ खास सक्रिय नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, बस मौज मस्ती में लगे रहे। और फिर आए द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उन्होंने फिर धनानंद को हटाया, उनको खदेड़ दिया और अपना रूल एस्टाब्लिश किया। और फिर हम सब जानते हैं उनके बाद फिर उनके जो पोते हैं अशोका, उन्होंने किस तरीके से इस साम्राज्य को संभाला और भी आगे ले गए। देखिए पहले मगध की जो कैपिटल सिटी थी वो थी राजगृह। ठीक है। कौन सी थी, राजगृह। लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज के समय में कौन सी सिटी है, पटना। जी हाँ, पटना। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना। करीब 2300 ईयर्स अगो अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, हम सब इनका नाम जानते हैं, यूरोप के मैसिडोनिया में ये रहते थे और इनको पूरी दुनिया को कॉन्क्वर करना था, पूरा जहान जीतना था। ठीक है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया तो नहीं जीत पाए, लेकिन ये कुछ पार्ट्स ऑफ इजिप्ट और वेस्ट एशिया तक ज़रूर पहुँचे। और जब ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुँचे, ये करीब करीब नदी 20 तक पहुँच गए थे। 20 जो नदी है वहाँ तक पहुँच गए थे ये। लेकिन जब इन्होंने सुना कि इंडिया के जो रूलर्स हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं जिनमें हाथी और चैरियट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब सुन के वो थोड़ा घबरा गए। और अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे एक पॉइंट में आते आते। और इसीलिए हमारे रूलर्स के बारे में सुन के जो उसके सोल्जर्स भी थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई, हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने बहुत कॉन्क्वर कर लिया, अब हमें प्लीज़ थोड़ा छोड़ दो। मगध की ही तरह एक दूसरा भी महाजनपद था जो था वज्जी। ठीक है। क्या था, वज्जी। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए जहाँ मगध एक अच्छा पावरफुल किंगडम था, वहीं वज्जी भी किसी से कम नहीं था। वज्जी की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, वैशाली, जो आज के समय में बिहार में है। ठीक है। तो देखिए दोनों ही शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो बिहार में थे। इसकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थोड़ी अलग थी। इसकी जो गवर्नमेंट थी थोड़ी सी अलग टाइप की थी। उसको क्या कहा जाता था, गण या संघ। क्या कहा जाता था, गण या संघ कहा जाता था। देखिए यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं गण और संघ क्या होते हैं। तो गण क्या होता है, एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, सिंपल है। और संघ क्या होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। अब गण देखिए जनरल हो गया ना, ये जेनरिक है थोड़ा। ठीक है, ग्रुप है, लोग आ रहे हैं, उसमें चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन जो संघ है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। उसमें कोई आप मुद्दा डिस्कस कर रहे होंगे, ये स्पेसिफिक होगा, है ना, किसी टॉपिक के बारे में इसमें सीरियस डिस्कशंस होंगी। तो इसीलिए दोनों में ये इतना ही माइनर डिफरेंस है। इन गण या संघों में एक रूलर नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स होते थे। कुछ समय तो हज़ारों की संख्या में भी रूलर्स एक साथ मिलते थे, सारी समस्याओं पर चर्चा किया करते थे और एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। देखिए ये थाउजेंड्स थे, हज़ारों में थे, लेकिन सबको राजा ही कहा जाता था।
अब ये जो इतने सारे राजा हुआ करते थे, ये एक साथ ही रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, असेंबलीज़ में ये लोग मिला करते थे और डिसाइड और डिस्कस करते थे कि कौन सी समस्याएं हैं और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया है तो फिर ये लोग मिलते थे, आपस में एक दूसरे से चर्चा करके फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि भाई इस समस्या से हम कैसे निपटें। इसके अलावा जो वुमेन दास या कमाकराज होते थे वो इन सारी असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कमाकराज कौन थे? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। और गौतम बुद्ध और जो महावीर थे वो भी इसी तरीके के गण और संघों से जुड़े हुए थे। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। और हमें काफ़ी सारी बुद्धिस्ट बुक्स में इन्हीं तरीके के संघों की जानकारी मिलती है। उसमें किस तरीके से चर्चाएं की जाती थी और कैसे लोग आते थे, उसमें कौन कौन से लोग आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, उसके भी काफ़ी सारे रूल्स होते थे। तो वो सारी चीज़ें भी हम इनसे रिलेटेड चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे ही। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।